हेलो स्टूडेंट्स, तिजारे क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं स्वप्निल तिजारे। आज बात करते हैं क्लास 10 का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 हीट, और आज बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। In the previous standard, we have learned about the heat and different types of heat transfer. We also perform a few experiments related to the expansion and contraction of a solid, liquid and gases. तो हमने पिछले साल तक तो ये सभी चीजें देख रखी है कि भाई किसी भी सॉलिड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसका लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है, और अगर उसको और ज्यादा हीट करेंगे तो उस लिक्विड का भी गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो जाता है। We have learned about the difference between the heat and temperature. We have seen how temperature is measured using a thermometer. तो हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज का टेम्परेचर गिन सकते हैं, और साथ ही में हीट और टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो भी हमने पिछले साल देखा था। कंसेप्ट्स लाइक अ लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, anomalous behavior of a water, dew point, humidity, specific heat capacity, etc. are related to the certain phenomena experienced by us in a day-to-day life. तो इन सभी चीजों का हमने डे टू डे लाइफ में अनुभव दिया ही है, ठीक है। तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस ना समझे, तो बिल्कुल तैयार रहिए बच्चों। आज हम यहाँ पे जरूर जान पाएंगे लेटेंट हीट इस कंटेंट में कि एग्जैक्टली हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेटेंट हीट को लेके। अब लेटेंट हीट को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। चलो देखते हैं। स्टेप 1, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर एज शोन इन अ फिगर। सेकेंड है इंसर्ट द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर इन आइस एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। थर्ड है पुट द बीकर ऑन अ स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर। रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर बाय एवरी मिनट। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, फटाफट आपके ध्यान में आ जाएगा। देखिए, एक स्टैंड लिया है और यहाँ पे एक स्टैंड लिया है। उसके बाद में नीचे से बर्नर लगाया हुआ है ये वाला। उसके बाद एक आइस क्यूब यहाँ पे रखे हुए हैं, और ऊपर से एक थर्मोमीटर अटैच किया है यहाँ पे। और वो थर्मोमीटर इस तरीके से अटैच किया है कि उसका जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का, वो थर्मोमीटर का बल्ब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड कलर का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फिक्स किया है सेटअप को, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। You will observe that the temperature of the mixture remains 0 degrees Celsius till the ice melts completely. We have continued the heating even after the conversion of all the ice into the water. The temperature of a water starts rising and reaches 100 degrees Celsius. At this temperature, water starts converting into the steam. The temperature of the water remains constant at 100 degrees Celsius till all the water converts into the steam. Okay. तो बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आइस होता है वो शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसको अगर हम नीचे से हीट देंगे तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। उसके बाद में उसका जब पूरा का पूरा पानी बन जाएगा, तब वो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको उबलना शुरू होगा, बिल्कुल 100 डिग्री तक वो पहुंच जाएगा, और उसके बाद में वो वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू होकर जाएगा। मतलब पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और बाद में लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। इन दिस ग्राफ द लाइन ए बी रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू द वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हेन आइस इज हीटेड एट अ मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट्स इनटू द वाटर एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे एक नीचे ग्राफ आपको दिया गया है, उसमें आपको लाइन ए बी दिख रही होगी, ठीक है। एकदम बिल्कुल एक्स एक्सिस पे देखिए, बिल्कुल चिपक के है ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के दोनों। तो ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये लास्ट वाली भी लाइन पेज नंबर 62 पे की एक बार पढ़ लेते हैं। द आइस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एंड द एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअस टिल ऑल द आइस कन्वर्ट्स इनटू द वाटर. The temperature remains constant during this transition. This constant temperature at which the ice converts into the water is called the melting point of ice. तो इसमें जो बचा हुआ है ये पार्ट आपने घर पे पढ़ लेना है, बहुत आसान है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ बिल्कुल इस ग्राफ में क्या दिया है, और वही चीज इसमें यहाँ पे दी गई है। तो चलिए समझते हैं इस ग्राफ को, क्या है ये ग्राफ और क्या है ये थ्योरी एग्जैक्टली। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो
ग्राफ है उसके अंदर दो एक्सिस यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, दो एक्सिस यहाँ पे दिए गए हैं। एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिया गया है और वाई एक्सिस पे देखिए आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आपने जो ऊपर एक सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखा था, उसके अंदर एक बाउल रखा था, बर्फ के पीसेस थे, उसमें एक थर्मोमीटर लगाया था और नीचे से बर्नर लगाया था हमने। तो क्या हुआ कि शुरुआत में उस आइस का जो टेम्परेचर होता है वो आपको पता है कि वो 0 डिग्री होता है, मतलब वो हो गया आपका पॉइंट ए। ओके, और उसके बाद में आपने उसको हीट करना चालू कर दिया नीचे से बर्नर लगा के। लेकिन इस ग्राफ के हिसाब से आपको ये दिख रहा होगा कि आपने पहले 4 मिनट तक जो बर्फ आपने हीट दिया उसको, जहां पे पॉइंट आपका बी है, ओके, उस बी पॉइंट तक आपने उसको हीट देते रहे आप, लेकिन फिर भी उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। ओके, ये कैसे आपने मेजर किया? आपने तो ऊपर से थर्मोमीटर लगा के रखा है ना, तो उसमें आपको दिखी ये चीज कि भाई टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया पहले 4 मिनट तक। ओके, इस ग्राफ से ये बात शो हो रही है। ओके, कि भाई देखिए बी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे ही टच है, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर रहता, इसका मतलब क्या रहता कि भाई ये यहाँ पे अगर रहता तो हम ये मान के चलते थे कि भाई इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बी पॉइंट भी कहाँ पे है, तो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे चिपक के है। इसका मतलब यह है कि इसका भी वैल्यू जो है वो 0 ही है। ओके, तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इन 4 मिनटों में जितनी भी हीट मिली, ओके, वो पूरी की पूरी जो हीट है उसमें से थोड़ी सी भी हीट हम लोगों ने टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया गया है ना। ये बात यहाँ पे हमें मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं कि भाई जब ये 4 मिनट में हमने जो उसको हीट दी, तो फिर वो हीट गई कहाँ पे, है ना। ये भी एक सवाल है, क्योंकि हमने देखा है आज तक ये पढ़ा है कि भाई एनर्जी कहीं पे भी जाती नहीं है ना, लॉस तो होता ही नहीं है वैसे भी। तो वो गई कहाँ पे, है ना। तो देखते कहाँ पे गई। आपने बच्चों एक बात कभी भी देखी होगी कि जब कभी हम बर्फ को पानी होते हुए देखते हैं तो बिल्कुल वो अचानक नहीं हो जाता है। बिल्कुल ऐसे आपने रखा है किसी बर्तन में और नीचे से अगर आप गैस जला भी लोगे, बर्नर जला भी लोगे, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे 1 सेकंड में फटाक से बर्फ ऐसा जादू की तरह पानी नहीं हो जाएगा, है ना। वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले अगर बड़ा बर्फ का टुकड़ा होगा तो थोड़ा सा पानी होके वो थोड़ा सा बर्फ रहेगा और थोड़ा बर्फ का साइज कम होते जाएगा और थोड़ा कम होते जाएगा, तो ऐसे कम कम होते होते पूरा 100% पानी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे एकदम से नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले 4 मिनट जो प्रोसेस चली वो ये प्रोसेस थी, ठीक है, कि भाई जो बर्फ थे वो उसको धीरे धीरे वो पानी में कन्वर्ट हो रहे थे। कितने टाइम में हुआ ये काम? ये पहले 4 मिनट में हुआ। ओके, और इसीलिए ये 4 मिनट में उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो उसमें वो क्यों नहीं बढ़ा, है ना। तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। तो टेम्परेचर इसीलिए नहीं बढ़ा बच्चों, क्योंकि उस वक्त वो हीट क्या काम कर रही थी। तो उस वक्त वो हीट आपने देखा होगा कि जो बर्फ होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उस और सॉलिड कैसे बनती है कोई चीज, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनती है। ओके, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में कोई ना कोई बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं ना। जैसे कि कोई एटम होता है वो दूसरे एटम से किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो उस बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ये पहले 4 मिनट वाली हीट इस्तेमाल की गई है। ओके, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये जो शुरुआत के 4 मिनट जो हीट यहाँ पे इस्तेमाल की गई है वो उस सब्सटेंस के, उस बर्फ के जो बॉन्ड्स है, एटॉमिक बॉन्ड्स, उसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की गई है। ओके, तो उसी हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, उसी हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी लेटेंट हीट? तो देखिए हम यहाँ पे उस हीट की बात कर रहे हैं जो हीट देने के बाद भी उस सब्सटेंस का कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। ओके, लेटेंट हीट हमने किसको कहा? तो उस सब्सटेंस को हीट देने के बाद भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे किसके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। तो पहले एक चीज थी जो कि सॉलिड में थी, वो बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ओके, पहले एक चीज सॉलिड में थी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। उसके जो बॉन्ड्स थे वो सॉलिड के थे। ओके, वो सॉलिड के जो बॉन्ड्स थे उसको ब्रेक किया और उस हीट को हमने कहा था लेटेंट हीट। लेकिन सिर्फ लेटेंट हीट कह के नहीं चलेगा, तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? जब भी किसी सब्सटेंस का
सॉलिड सब्सटेंस का स्पेसिफिकली, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, और वो हीट जो बगैर कोई उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाए या टेम्परेचर में चेंज लाए, उसको बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की यहाँ पे हम एक डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into the solid phase is called the specific latent heat of fusion। अब इसके बाद में ये लेटेंट हीट का कंटेंट सिर्फ यहीं तक नहीं है, और भी आगे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, आगे भी एक डेफिनेशन है, उसको डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले ये हम ग्राफ और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। आपने देखा कि भाई ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक के जो था वो तो चलो सिर्फ आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है ना, सॉलिड्स टू लिक्विड कन्वर्जन हो गया है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 4 मिनट पे बात आ गई थी, 4 मिनट के बाद में क्या हुआ, तो ये आप लाइन देख पा रहे हैं यहाँ पे B2C लाइन है ना। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई जैसे जैसे 4 मिनट के बाद में जब उस पूरे बर्फ का पानी हो गया था पूरा, ओके, तो उसके बाद में उसकी हीट बढ़ना, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया उस पानी का। ओके, अब वो पानी जैसे जैसे हम नीचे से उसको हीट देते गए वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। जैसे कि 10 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अगर मैं 10 मिनट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ, एक लाइन से जोड़ दूं, तो आपको ये पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट को अगर मैं वाई एक्सिस पे कनेक्ट कर दूं तो आपको ये एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था। कब था, तो जब वो 10 मिनट के बाद में उसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उस पानी का। अब हमने हीट देना कंटिन्यू किया, बिल्कुल। ओके, तो धीरे 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 टाइम बढ़ता गया और धीरे 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 आपका टेम्परेचर भी बढ़ता गया। तो एक समय ऐसा आया जहां पे पॉइंट सी है हमारा निकाला हुआ यहाँ पे, वो क्या हो गया, 100 पे टच हो गया। ओके, अब 100 पे टच हो गया, तो अगर यही लाइन आप नीचे भी ले लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 मिनट के बाद में जो है वो पानी जो है वो पूरा का पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया। अब आपको ये पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है। ओके, तो उस वक्त क्या होने वाला है कि उसकी भाप होना शुरू हो जाएगी, और आपने जो उसके अंदर थर्मोमीटर रखा हुआ है सेट करके, ओके, उस थर्मोमीटर में क्या दिखाएगा, कितना टेम्परेचर दिखाएगा, तो मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि भाई आपने पानी गर्म कर रहे हो और आपको थर्मोमीटर में 101 डिग्री या 105 डिग्री ऐसा कुछ दिखा रहा होगा ऑड फिगर। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो दिखाएगा ही नहीं। ओके, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और उसके बाद में वो तो भाप बन के उड़ ही जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आपने तो नीचे से बर्नर बंद किया ही नहीं ना। ओके, अभी भी हीट देना शुरू ही है। तो सवाल ये है कि फिर से वही बात कि आप जो पीछे नीचे से उसको हीट दे रहे हैं, वो हीट जा कहाँ रही है आखिर, है ना। तो बात यहाँ पे फिर से वही आती है कि हमारा जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है। ओके, वो लिक्विड स्टेट में है और उसको भाप बनने के लिए गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके जो बॉन्ड्स है लिक्विड के, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये जो हीट है, जो आप पानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद भी नीचे से देते ही रहे हैं, ठीक है, उस हीट को उस पानी के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो भाप बन सके। ओके, उस लिक्विड को बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए उसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सके। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तो उस हीट को आप क्या कहेंगे, ओके, उस हीट को भी आप कहेंगे लेटेंट हीट। ओके, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करनी है कि भाई लेटेंट हीट जो कि लिक्विड से कन्वर्ट करके गैसेस स्टेट में ला रही है किसी चीज को, तो उस लेटेंट हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डायग्राम भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड to convert into the gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization। तो एक साथ आप हम क्या करते हैं, लेटेंट हीट की ये दोनों जो डेफिनेशंस है उसको पढ़ते हैं। ओके, दोनों डेफिनेशंस अगर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ये बात ध्यान में आएगी यहाँ पे कि फर्क क्या है। तो बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। देखिए यहाँ पे
कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड फेज और यहाँ पे लिखा है लिक्विड टू गैसियस फेज। ओके, तो सॉलिड टू लिक्विड के लिए कहेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लिक्विड टू गैसियस स्टेट के लिए हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो बस बहुत ही छोटा सा उसके अंदर डिफरेंस है और इन दोनों चीजों को हम लोग लेटेंट हीट ही बोलते हैं। ओके, तो लेटेंट हीट एक जनरलाइज आइडिया हो गया, ठीक है, कि भाई हम लोग वो हीट ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करें। क्या ब्रेक करने के लिए? बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम उसको सॉलिड के बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे लिक्विड में कन्वर्जन करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब हम लिक्विड के बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हीट को इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिर्फ इन दोनों चीजों में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि दोनों ही केसेस में आपका जो सब्सटेंस का टेम्परेचर है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तभी हम उस हीट को लेटेंट हीट कह पाएंगे। आगे बात करते हैं, ये छोटा सा टेबल आपको दिया है और टेबल आप एक बार बिल्कुल पढ़ लेना, काम का टेबल है वैसे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जैसे कि वाटर के हैं 0 और 100, तो वैसे ही हर सब्सटेंस के यहाँ पे अलग अलग होंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में ये भी दिखाया गया है यहाँ पे कि भाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन क्या है, मतलब हर एक उस सब्सटेंस का, और साथ ही में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के भी जो वैल्यूज है वो भी यहाँ पे दी गई है आपको। ओके, तो ये भी आपने एक बार उसको देख लेना है, ठीक है बेटा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे रेगुलेशन क्या होता है, तो उसके लिए आपको इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं स्वप्निल तिजारे आपकी इजाजत लेता हूँ। मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप ये मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ में, और इस वीडियो को, इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूँ बच्चों। तो चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।